नमस्कार स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करेंगे कॉमन एरर्स पर, जो कि एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 21 अक्टूबर 2017 वाले क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है। एसएससी एमटीएस के 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 21 अक्टूबर 2017 वाले क्वेश्चन पेपर में ये कॉमन एरर्स आई हैं। आज हम इस वीडियो में इन्हें डिस्कस करेंगे। ये कॉमन एरर्स किरण पब्लिकेशन से ली गई हैं। हम किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशन फॉलो कर रहे हैं, जो कि अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है। इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो हमारे जो सेंटेंस की सीक्वेंस है वो इस एडिशन के हिसाब से है। किसी और एडिशन में, किसी और किताब में ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन किसी और सीक्वेंस पर हो सकते हैं। जैसे कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, अब होगा डर खत्म, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तो ये बातें आपको लुभाने के लिए या आपको मैनिपुलेट करने के लिए या व्यूज़ लेने के लिए नहीं लिखी गई हैं। मेरा आपसे दावा है कि अगर आप इस अप्रोच को प्रैक्टिस के दौरान फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर ही आप कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या डर तब होता है जब आप चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। चीज़ों को जल्दी जल्दी निपटाने के लिए, सिलेबस को जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए आप कॉन्सेप्ट्स को, आप वर्ड्स के मीनिंग को, फ्रेजेस को, उनके इस्तेमाल को, उनके फंक्शंस को, उनकी स्ट्रक्चर्स को इग्नोर कर देते हैं, स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आपका ध्यान होता है, आपका फोकस होता है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस कम समय में करने में। इसकी वजह से आप इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को, और इग्नोर करते करते आप गलतियां करने लगते हैं। फिर इन गलतियों को सुधारने के लिए आपका ज़्यादा समय लगता है बाद में। जो इंग्लिश 6, 7 या 8 महीने में ख़त्म हो जानी चाहिए थी, वो इंग्लिश 4-5 साल का सिलेबस बन जाती है। हर बार जब कोई एग्ज़ाम आता है, आप उन्हीं रूल रेगुलेशन को उठा के बार बार रट्टा मारने लगते हैं, उन्हीं सेंटेंस की बार बार प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो आप अगर हमारी अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आप निश्चित तौर पर ही कॉन्फिडेंट होंगे। गलती की कोई गुंजाइश हम नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक वर्ड के मीनिंग, उसके फंक्शन, उसके द्वारा जो स्ट्रक्चर बनाई गई है सेंटेंस में, उस स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। हम सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं। हम जो भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं उन सेंटेंसेस को पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ये किताब नहीं है किरण पब्लिकेशन, तो भी आप इन सेंटेंसेस को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं एक पीडीएफ की फॉर्म में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो का। ये पहला सेंटेंस है 91। The top court also agreed to hear a separate PIL which has raised the issue of lack of safety measures in private schools across the country. अब देखो, मैं आपको सीधे सीधे अगर बताना चाहूँ ना, 8वीं क्लास का बच्चा भी अगर इस सेंटेंस पे ध्यान देगा तो इसको वो भी सही कर लेगा। क्या है इसमें गलती? टॉप कोर्ट की बात की गई है। इंडिया में टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, और वो एक सिंगल यूनिट है, एक ही तो कोर्ट है वो। और यहाँ पर कोर्ट्स नहीं लिखा, कोर्ट लिखा है। कॉमन नाउन है और सिंगुलर कॉमन नाउन यूज हुआ है, तो इसके साथ एग्री नहीं एग्रीज आएगा। तो क्या अब इस सेंटेंस को स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहिए? क्या अब इस सेंटेंस में और कुछ नहीं है जानने के लिए? क्या इस सेंटेंस में ऐसा कुछ और हो सकता है जिससे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं, हमें बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है, जो हमारे दूसरे सेंटेंस में काम आएगी, जो हमारे ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में इंग्लिश को लेकर काम आएगी? बिल्कुल है, सेंटेंस में काफ़ी कुछ है जानने लायक, समझने लायक। हम उसको ही जानने के लिए सेंटेंस को सिंटैक्टिकली एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड किस फंक्शन में लिखा गया है, क्या उसका पार्ट ऑफ स्पीच है, और किस तरह की स्ट्रक्चर, किस तरह का ग्रामेटिकल अरेंजमेंट यूज किया गया है, किस तरह के कंटेक्स्ट में, किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए। देखिए, द टॉप कोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। कोर्ट एक कॉमन नाउन है, सिंगुलर यूज हुआ है। ये हो गया नाउन, टॉप हो गया इसके लिए एडजेक्टिव, और द हो गया है आर्टिकल। इस तरह से ये जो पूरी फ्रेज बनी, द टॉप कोर्ट, ये एक नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में होगी। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का यहाँ स्कोप नहीं होता है। ऑल्सो एग्रीज, ठीक है, एग्रीज हो गई हमारी मेन वर्ब, और इस मेन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमने लगाया है एक एड वर्ब ऑल्सो, जिसका मतलब होता है इन एडिशन। ठीक है, कि इन एडिशन में टॉप कोर्ट ये भी करता है। इसके अलावा भी कुछ होगा जो पहले बता दिया गया होगा, वो भी करता होगा, लेकिन उसके एडिशन में ये भी करता है। द टॉप कोर्ट ऑल्सो एग्रीज। अब देखिए, एग्रीज जो है ना, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब भी हो सकती है, ट्रांजिटिव नेचर की भी हो सकती है। ठीक है,
ट्रांजिटिव नेचर की नहीं है, ठीक है, सॉरी टू से दैट। ट्रांजिटिव फंक्शन एग्री का देखने को नहीं मिलता है, इन ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, लेकिन अलग अलग प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए एग्री टू हियर, यहाँ पर टू हियर लिखा हुआ है, यानी कि 2 + V1 लिखा हुआ है, जो कि एक इन्फिनेटिव है। अब ये है इंट्रांजिटिव वर्ब, अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेगी नहीं, तो टू हियर क्या लिखा हुआ है, टू हियर लिखा हुआ है इस एग्री के लिए। टू हियर इस एग्री के पर्पस को रिफर कर रहा है कि वो जो टॉप कोर्ट एग्री कर गई वो क्यों कर गई। ये इन्फिनेटिव अगर इस वर्ब के पर्पस को बता रहा है तो मैं इसको कहता हूं एडवर्ब ऑफ पर्पस, उस मेन वर्ब के एग्री के पर्पस को या रीजन को रिफर करने के लिए। अब ये जो इन्फिनेटिव है ये खुद एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, इसमें वर्ब का एट्रीब्यूट रहता है। वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया तो हमने पाया कि हियर खुद एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और ये लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL नाउन हो गया, यहाँ पर सेपरेट हो गया उस नाउन के लिए एडजेक्टिव, ए हो गया आर्टिकल, एक PIL की बात कर रहे हैं। उसके बाद कोमा लगा के क्लोज को थोड़ा अलग किया गया, दूसरी क्लोज स्टार्ट हो गई, which has raised the issue. The top court also agrees to hear a separate PIL, which has raised the issue of lack of safety measures in private schools across the country. Which को यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन हो गया ये PIL के लिए, वो सेपरेट PIL जिसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दी है, which उसी के लिए यूज किया गया है। which अपने एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के लिए यूज किए जाते हैं, which भी उसी तरह से यूज हो गया। तो which हो गया यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन भी हो गया और सब्जेक्ट भी बन जाएगा इस वाली क्लोज का, सबऑर्डिनेट क्लोज का, जो कि एक रिलेटिव क्लोज कही जानी चाहिए, एडजेक्टिव क्लोज कही जानी चाहिए, क्योंकि सेपरेट PIL के बारे में, जो कि एक नाउन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। विच हो गया सब्जेक्ट, हैज हो गई हेल्पिंग वर्ब हमारी, रेज हो गई मेन वर्ब। अब हैज लगाया था तो कंप्लीशन दिखा रहे हैं, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है, सही है। मेन वर्ब हमारी ट्रांजिटिव नेचर की है, ट्रांजिटिव नेचर की है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया द इशू। ऑफ लगा है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हो गया उसका ऑब्जेक्ट लैक। लैक नाउन भी हो जाता है, वर्ब भी हो जाता है, यहाँ पर वो नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जो ऑफ लैक है, ये प्रीपोजिशन फ्रेज क्यों आई है, ये प्रीपोजिशन फ्रेज आई है इशू के बारे में बताने के लिए कि इशू किस चीज का इशू है, इशू के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आई है। इशू नाउन है, तो नाउन के लिए अगर ये प्रीपोजिशन फ्रेज आई है तो इसको मैं कहूँगा एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि नाउन के लिए कोई भी वर्ड, कोई फ्रेज, कोई भी क्लोज लिखी जाती है तो उसको एडजेक्टिव कंसीडर किया जाता है। लैक के बारे में बताने के लिए फिर से मैंने एक प्रीपोजिशन फ्रेज लगाई है ऑफ सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स कि किसके लैक की बात कर रहे हैं, किसके कमी की बात कर रहे हैं, तो प्रीपोजिशन ऑफ, उसके बाद सेफ्टी मेजर्स उसका ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन फ्रेज हो गई इस लैक नाउन के लिए, तो इसको भी मैं क्या कहूँगा एडजेक्टिव फ्रेज ही कंसीडर करूँगा। इन प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लग गया प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स, स्कूल्स एक नाउन है, प्राइवेट उस नाउन के लिए, स्कूल के लिए एडजेक्टिव हो गया। अब ये इन प्राइवेट स्कूल है एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि ये बता रहा है वर्ब के प्लेस को कि कहाँ पर वो लैक है, कहाँ पर वो इशू को उठाए जाने की बात है। विच हैज रेज्ड द इशू ऑफ लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स इन प्राइवेट स्कूल। सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए ये तरीका होता है चीज़ों को एनालाइज करने का, मतलब यही होता है कि आप खुद को लिए क्रिटिकल होते हैं, आप क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। अब देखो इन प्राइवेट स्कूल्स एडवर्ब ऑफ प्लेस तब कहा जाता है जब ये किसी वर्ब के प्लेस को रिफर करता। अगर ये किसी वर्ब के प्लेस को रिफर करता तब हम इसको कह देते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन ये जो इन प्राइवेट स्कूल्स है ये रेज्ड के बारे में नहीं बता रहा, ये हियर के बारे में नहीं बता रहा, ये एग्री के बारे में नहीं बता रहा, ये बता रहा है लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स के बारे में कि जो लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स है कहाँ है। तो अगर इन प्राइवेट स्कूल प्रीपोजिशन फ्रेज लैक के बारे में बताने के लिए आई है तो लैक नाउन है, हालांकि बता तो प्लेस को ही रही है, लेकिन अभी भी इसको एडजेक्टिव फ्रेज ही कंसीडर किया जाएगा। आपको इसी तरह से हर सेंटेंस को इंटरप्रेट करना है अपनी प्रैक्टिस के दौरान। प्रैक्टिस में ही अपने दिमाग को इतना घुमा लीजिए कि एग्जामिनर आपको ना घुमा सके। अक्रॉस प्रीपोजिशन लग गया, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो अक्रॉस द कंट्री है ये किस लिए आई है,
ये आई है प्राइवेट स्कूल्स के बारे में बताने के लिए कि जो प्राइवेट स्कूल्स है वो कौन से वाले स्कूल्स की बात की जा रही है, जो अक्रॉस द कंट्री है। एक्चुअली में अक्रॉस प्रीपोजिशन के बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। अक्रॉस प्रीपोजिशन भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो जाता है, और इसके बारे में शायद मैंने पहले किसी वीडियो में ठीक से बात की भी नहीं है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। 2 मिनट रुककर 5 मिनट रुककर अक्रॉस को जान लेते हैं, जीवन भर के लिए क्लियर हो जाएगा। अक्रॉस प्रीपोजिशन भी हो जाता है और एडवर्ब भी हो जाता है, ठीक है। हम इसके प्रीपोजिशन वाले फंक्शन पर बात करेंगे। अक्रॉस जब एडवर्ब हो जाता है तो सेम मीनिंग में ही एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो जाता है। अक्रॉस रिफर करता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर, एक साइड से दूसरी साइड को, फ्रॉम वन साइड टू द अदर ऑफ अ प्लेस और रीजन विद क्लियर बाउंड्री। कोई ऐसा रीजन या प्लेस जिसकी क्लियर बाउंड्री हो, उस रीजन या प्लेस के एक साइड से दूसरी साइड को रिफर करने के लिए हम अक्रॉस को लगा लेते हैं। जैसे कि ये हमारा पार्क है, ठीक है, सबके शहर में कोई ना कोई पार्क होता है। ये हमारा पार्क है जो कि जिसकी एक क्लियर बाउंड्री होती है, एक स्पेसिफिक बाउंडेड रीजन को हम पार्क कह देते हैं, ठीक है। 4 दीवारी में बंद होगा या पेड़ पौधे कुछ लगे होंगे, तो ये एक पार्क है। अगर आप पार्क के इस पॉइंट से, ठीक से मैं लिखता हूं इसको, ये एक पार्क है। अगर आप पार्क के इस साइड से दूसरी साइड को मूव कर गए या वॉक कर गए या कुछ भी आपने किया, थ्रो कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ से आपने फेंका और वो यहाँ पहुँच गया, आपने कोई बॉल ली हाथ में और यहाँ से फेंकी और वो यहाँ पहुँच गई, तो आपने वन साइड से दूसरी साइड को मूवमेंट कर दी। तो इस तरह की मूवमेंट को रिफर करने के लिए आप अक्रॉस को यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ, सी वॉक्ड अक्रॉस द पार्क, ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। एक मीनिंग, एक फंक्शन तो यही हो गया इसका। दूसरे मीनिंग फंक्शन पर बात कर लेते हैं। अक्रॉस ऑन द अपोजिट साइड को भी रिफर करता है, ऑपोजिट साइड ऑफ समथिंग। जैसे मैं लिखूं, सी जंप्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। अगर ये आपकी स्ट्रीट है तो वो यहां खड़ी हुई है और वो इस साइड को जंप कर गई, तो आप क्या कहोगे, जंप्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। मतलब अपोजिट साइड को वो जंप कर गई। स्ट्रीट के इधर खड़ी हुई थी, उस अपोजिट साइड में पहुंच गई। तो इस अपोजिट साइड को रिफर करने के लिए भी आप अक्रॉस को प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। तीसरा जो इसका मीनिंग और फंक्शन निकल के आता है, इन एवरी पार्ट ऑफ अ प्लेस और रीजन, ठीक है। जैसे मैं लिखूं, सी ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया ड्यूरिंग समर। पूरे भारत में जो है उसने ट्रैवल किया। तो अक्रॉस इंडिया का मतलब है इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। इसी मीनिंग में, इसी तीसरे वाले मीनिंग में, इसी तीसरे वाले फंक्शन में यहां पर अक्रॉस प्रीपोजिशन को यूज किया गया है, ठीक है। ये हो गया आपका 91 सेंटेंस। 92 पर चल लेते हैं। दे हैव क्लेम टू हैव डिफेस्ड 30 वेबसाइट्स बिलोंगिंग टू वेरियस कंट्रीज। दे आपका प्रोनाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई, चूंकि मेन वर्ब यहाँ पर लिखी हुई है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में है जो कि कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए जरूरी था। प्रेजेंट के पॉइंट पर कंप्लीशन दिखा रहे हैं। मतलब ये अगर आपकी टाइमलाइन है और ये वो पॉइंट है जहां पर आपने इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया, और बाय डिफॉल्ट यही होता है प्रेजेंट का टाइम, तो आप इसी प्रेजेंट के पॉइंट पर इस क्लेम वाली एक्टिविटी का कंप्लीशन दिखा रहे हैं। क्लेम करना पहले कहीं स्टार्ट किया होगा, लेकिन क्लेम करने वाला एक्शन खत्म कहाँ हुआ, इस प्रेजेंट के पॉइंट पर जब आपने सेंटेंस को रिपोर्ट किया। हैव क्लेम्ड, ठीक से लिखो इसको, यहां और भी कुछ समझाना है, ठीक है। हैव क्लेम्ड, ठीक है, यहां पर ये खत्म हुआ। दे हैव क्लेम्ड। अब देखिए, क्लेम जो है ना ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। क्या क्लेम किया, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए।
और ऑब्जेक्ट होना चाहिए व्हाट का रिप्लाई। अब व्हाट का रिप्लाई कोई थिंग हो सकती है, कोई एक्टिविटी भी हो सकती है। यहां पर लिखा है एक इन्फिनेटिव 2 + V1 और इन्फिनेटिव एक्टिविटी को दर्शाता है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हैव लगाया गया है और उसके बाद लिखा है डिफेस, जो कि एक वर्ब है, और इस डिफेस का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय और स्पॉइल, टू डिस्ट्रॉय और स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ समथिंग, द अपीयरेंस ऑफ समथिंग बाय राइटिंग और ड्राइंग इन इट, बाय राइटिंग और ड्राइंग ऑन इट, इन इट नहीं ऑन इट, किसी चीज पर लिख कर या कुछ ड्रॉ कर कर उसकी अपीयरेंस को खराब कर देना। ठीक है, ये डिफेस करना होता है। जैसे कोई आपके घर में कोई सीनरी है, कोई फोटोग्राफ है, आप उस पर पेंसिल उठा के कुछ ड्रॉ कर दो या इंस्टेंट कुछ भी लिख दो, तो आपने क्या कर दिया, उसके अपीयरेंस को स्पॉइल कर दिया, डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ये होता है डिफेस का मतलब। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हैव के साथ यहाँ पर वर्ब आई है, और ये वाली जो वर्ब है ये मेन वर्ब है, और हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही है। सेंटेंस की मेन वर्ब ये है, लेकिन इस इंफिनिटिव फ्रेज की मेन वर्ब डिफेस है, और हैव यहां पर हेल्प करने के लिए आई है डिफेस की। हैव को कहीं भी किसी भी प्रकार से अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है, चाहे तो नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ चाहे फाइनाइट वर्ब के साथ, तो हम उसके साथ लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्शन को, कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहां पर सीधे सीधे हो जाना चाहिए था डिफेस्ड। अब आपके दिमाग में सवाल ये आना चाहिए कि सर हम यहां पर इन्फिनेटिव भी तो लगा सकते थे, हम यहां पर टू डिफेस कर सकते थे। हमें इन्फिनेटिव को हैव डिफेस्ड फॉर्म में लाकर, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लाकर परफेक्ट इन्फिनेटिव बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको कहा जाता है परफेक्ट इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का परफेक्ट वर्जन। ठीक है, देखो इन्फिनेटिव जो होते हैं वो इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1, वो मेन वर्ब के बाद होने वाले एक्शन होते हैं। अगर हम यहाँ पर टू डिफेस लगाते तो ये होता है मेन वर्ब के बाद होने वाला एक्शन, मतलब क्लेम का कंप्लीशन यहाँ पर हुआ। अब इस पॉइंट से, प्रेजेंट के पॉइंट से वो डिफेस करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर टू डिफेस अगर हम इन्फिनेटिव लगाते। लेकिन हमें किसी ऐसे एक्शन को रिफर करना है जो कि मेन वर्ब के एग्जिस्टेंस में आने से पहले ही कंप्लीट हो गया हो, यानी कि पहले आपने डिफेस किया, उसके बाद में आप क्लेम कर रहे हैं कि मैंने डिफेस कर दिया। तो अगर हमें ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करना है जो कि मेन वर्ब के एग्जिस्टेंस में आने से पहले ही कंप्लीट हो गया हो, यहाँ ये क्लेम एग्जिस्टेंस में आई होगी, यहाँ कहीं उसने डिफेस कर दिया, यानी कि डिफेस का कंप्लीशन मेन वर्ब के एग्जिस्टेंस में आने से पहले ही हो गया, पहले उसने डिफेस किया फिर बाद में वो क्लेम कर रहा है। तो इसके कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, डिफेस के कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या लगाते हैं, परफेक्ट फॉर्म में इसको ले जाते हैं, हैव प्लस डिफेस लगा देंगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ये होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव का काम। तो ये वाला जो एक्शन है ये दिखाएगा टू हैव डिफेस्ड को। ठीक है, इसीलिए परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाने की हमें आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हम डिफेस वाले काम को उस क्लेम वर्ब से पहले दिखाना चाह रहे हैं कि ये पहले हुआ, डिफेस पहले किया, क्लेम बाद में किया। अब देखिए जो डिफेस है ये भी खुद एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा है 30 वेबसाइट्स नाउन हो गया, 30 हो गया एक न्यूमरल फॉर्म में लिखा है, लेकिन है तो डिटर्मिनरी, जो इसकी संख्या बता रहा है, इसकी संख्या को, इसके नंबर को डिटरमाइन कर रहा है। मोर देन 1 है तो वेबसाइट्स कर दिया, क्योंकि वेबसाइट कॉमन नाउन थी, काउंटेबल कॉमन नाउन थी। बिलोंगिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई गई है, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म में है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के पार्ट ऑफ स्पीच में है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, एडजेक्टिव ही होते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब किसी के लिए एडजेक्टिव का काम करे तो उसके हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव हो रही है, इस वेबसाइट्स के लिए बता रही है कि वेबसाइट किससे बिलोंग कर रही है, वो किससे रिलेटेड है। अब बिलोंगिंग है तो एक नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन है तो वर्ब ना, तो वर्ब का एट्रीब्यूट इसमें चेक किया तो हमने पाया कि ये खुद एक इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी नहीं,
इसीलिए उसके बाद लिखा गया है टू प्रीपोजिशन। बिलोंग के साथ टू प्रीपोजिशन आता है उस ऑब्जेक्ट को रिफर करने के लिए जिससे बिलोंग की जाने की या जिससे बिलोंग होने की बात की जा रही हो। टू प्रीपोजिशन के बाद वो ऑब्जेक्ट जिससे वो वेबसाइट बिलोंग हो रही है। टू प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है, कंट्रीज नाउन हो गया, वेरियस इसके लिए लग गया एडजेक्टिव। ठीक है, ये हो गया 92। 93 में बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? धर्मपाल विल बी रिमेन इन जेल बिकॉज ऑफ द अदर केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। धर्मपाल एक हो गया प्रॉपर नाउन, एक व्यक्ति का नाम है, नाउन है तो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का है, स्कोप नहीं। अब देखिए यहाँ पर विल लगाया गया है हेल्पिंग वर्ब। ये एक फ्यूचर में होने वाले एक्शन को रिफर करने के लिए मोडाल की तरह लगाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं सारे के सारे मोडाल। उसके बाद लिखा गया है बी, उसके बाद लिखा गया है रिमेन। अब जहां भी बी आता है, बी को भी हेल्पिंग वर्ब की तरह लिखा गया है। भाई ये विल हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है फ्यूचर के टाइम को रिफर करने के लिए, फ्यूचर में होने वाले किसी एक्शन को रिफर करने के लिए, और बी लगाया गया है इस रिमेन को हेल्प करने के लिए, एक दूसरे तरह की इसकी स्टेट को हेल्प करने के लिए। विल ने यहाँ पर टेंस को रिफर कर दिया, बी स्टेट को रिफर करेगा। चूंकि ये मेन वर्ब लगाई गई है तो बी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये विल भी हेल्पिंग वर्ब है, बी भी हेल्पिंग वर्ब है, रिमेन मेन वर्ब है। विल हेल्पिंग वर्ब को टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए लगाया है, फ्यूचर के टाइम को रिफर करने के लिए, और बी को लगाया है इसकी स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए। इतनी बात सीधी सी है। अब देखिए बी के साथ, बी जब भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, या फिर बी के साथ आप लगाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी के साथ जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, यानी कि बी रिमेन्ड, अगर आप इसको करोगे तो ये आप तब करते हो जब आप पैसिव स्ट्रक्चर लिखते हो। लेकिन ये जो रिमेन वर्ब है ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता, इसलिए इनको पैसिव स्ट्रक्चर में नहीं लाया जा सकता। क्योंकि किसी वर्ब को पैसिव स्ट्रक्चर में लाने के लिए उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर तो आप सब्जेक्ट बना देते हो जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हो किसी सेंटेंस को, किसी वर्ब की फॉर्म को। तो रिमेन अगर इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो पैसिव में आएगी नहीं, यानी कि ये स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं है। बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम लगाते हैं, यानी कि बी रिमेनिंग हम यहां पर कर सकते हैं तब जब हम कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, जब हम एक्शन की कंटिन्यूटी को, गोइंग ऑननेस को रिफर करना चाह रहे हो। लेकिन अभी मैंने 2-3 लेक्चर पहले ही बताया था रिमेन के बारे में, बड़ा 15-20 मिनट तक मैंने समझाया था। रिमेन जो वर्ब है वो स्टेटिव नेचर की वर्ब है। स्टेटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी ऑन गोइंग या किसी चल रहे गोइंग ऑन एक्शन को नहीं दिखाती, किसी जारी एक्शन को नहीं दिखाती। स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो किसी गोइंग ऑन प्रोसेस को, गोइंग ऑन एक्टिविटी को नहीं दिखा सकती। ये स्टेट को बताती हैं। उस स्टेट में या तो आप होते हो या नहीं होते हो, या तो आप रिमेन करोगे या रिमेन नहीं करोगे। रिमेन का मतलब क्या होता है? रिमेन का मतलब होता है टू स्टे एट द सेम पोजिशन और प्लेस। तो या तो आप स्टे करोगे या आप स्टे नहीं करोगे। ये मीनिंग और फंक्शन होता है रिमेन का। तो रिमेन एक स्टेटिव वर्ब होती है जिसको कंटिन्यूटी में नहीं दिखाया जा सकता। कंटिन्यूटी में दिखाते हैं हम डायनेमिक नेचर की वर्ब को। डायनेमिक नेचर की वर्ब वो वर्ब जो गोइंग ऑननेस को दिखा सकती है, जो जारी रहने को, जो गतिशीलता को एक्सप्रेस कर सकती है। रिमेन को कंटिन्यूटी में नहीं लिखा जा सकता, उसको पैसिव स्ट्रक्चर में नहीं लिखा जा सकता, और बी इसके साथ तभी आ सकता था जब इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर होती। तो इसका मतलब बी यहाँ पर गलत लिखा है, इसको हटाना पड़ेगा। धर्मपाल विल रिमेन। अब इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो इसके बाद आएगा नहीं। इन प्रीपोजिशन लगा दिया, उस प्लेस को रिफर करने के लिए कहाँ पर स्टे करने की बात हो रही है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया इन जेल। अब इन जेल क्या है? वर्ब के रिमेन के प्लेस को बता रहा है। तो वर्ब के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब, प्लेस के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब प्लेस। बिकॉज ऑफ एक प्रीपोजिशन फ्रेज है, मल्टीवर्ड प्रीपोजिशन हम इसको कह सकते हैं। मल्टीवर्ड प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद लिखा है उसका ऑब्जेक्ट। बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, तीनों सिमिलर फंक्शन में होते हैं। कंटेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हो सकता है ड्यू टू, ओइंग टू के बारे में, अबाउट में। बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन लगाया जाता है कोज या रीजन को रिफर करने के लिए, कि वो जो रिमेन करेगा, वो जो स्टे करेगा जेल में, उसका रीजन क्या है, उसका कोज क्या है। तो बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन, मल्टीवर्ड प्रीपोजिशन के बाद लिखा हमने उस कोज को। क्या कोज है? द अदर केसेस।
वो अदर केसेस की वजह से जो है रिमेन करेगा। केसेस हो गया नाउन, अदर हो गया उसके लिए डिटर्मिनर, और द एक दूसरा डिटर्मिनर लग रहा था उन केसेस को स्पेसिफिक डेफिनेट केस दिखाने के लिए। और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया द अदर केसेस, बिकॉज ऑफ का ऑब्जेक्ट। अब ये पेंडिंग क्या लिखा हुआ है? पेंडिंग एक तरह से एडजेक्टिव लगा हुआ है, और पेंडिंग का मतलब होता है वेटिंग टू हैपन, वेटिंग टू हैपन, या जो होने वाला हो उसको पेंडिंग कहते हैं। वेटिंग टू हैपन या अबाउट टू हैपन, जो घटित होने वाला हो उसको हम वेटिंग कह देते हैं। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर आपके सामने लिखा है पेंडिंग केसेस, पेंडिंग केसेस लिखा है। पेंडिंग केसेस का मतलब हो गया वो केसेस जो कि वेटिंग टू बी जज्ड, जो कि जज होने वाले हैं, जो कि वेट कर रहे हैं डिसाइड होने के लिए, वेटिंग टू बी डिसाइडेड, इस तरह से लिख देता हूं। अब देखो आपके दिमाग में सवाल सही आ रहा होगा कि जो पेंडिंग है अगर एडजेक्टिव है केसेस के लिए तो इससे पहले लिखा होना चाहिए था, जैसे इस फ्रेज में मैंने लिख दिया पेंडिंग केसेस, बाद में क्यों लिखा है? इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत लेक्चर में समझा चुका हूं। किसी एडजेक्टिव को हम नाउन के बाद लिख देते हैं अगर हमें पता हो कि जो प्रीपोजिशन फ्रेज है वो उस एडजेक्टिव के मीनिंग से रिलेट कर रही है। पेंडिंग अगेंस्ट हिम, ये जो अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है हिम, ये प्रीपोजिशन फ्रेज अगर एडजेक्टिव के मीनिंग से रिलेट कर रही है तो उस एडजेक्टिव को नाउन के या नाउन फ्रेज के बाद लिखा जाता है। ये हो गई आपके सेंटेंस की स्ट्रक्चर। 93 94 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ? When he was arrested by the police in November 2014, his followers go on a rampage for 2 weeks। देखिए when एडवर्ब भी हो जाता है और कंजंक्शन भी हो जाता है। यहाँ क्या है? यहाँ है वो कंजंक्शन, क्योंकि उसके द्वारा जोड़ी गई है एक क्लोज। When he was arrested by the police in November 2014, ये पूरी क्लोज when कंजंक्शन के द्वारा जोड़ी गई है। when एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जब ये कंजंक्शन होता है तो ये टाइम रिलेवेंट फंक्शन में होता है, टाइम को रिफर करता है। यानी कि when के द्वारा जोड़ी गई क्लोज एक टाइम क्लोज होगी। टाइम क्लोज होगी यानी कि टाइम को रिफर करेगी। किसके टाइम को रिफर करेगी? जो मेन क्लोज की जो मेन वर्ब है उसके टाइम को रिफर करेगी। यानी कि क्या लगा हुआ है आपके सामने इतना बड़ा? ये लगा हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज, एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज लगी हुई है। अब देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज लगी हुई है तो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है वाज अरेस्टेड, यानी कि पास्ट का टाइम है, पास्ट का किसी पॉइंट को रिफर किया जा रहा है। तो पास्ट का अगर पॉइंट है तो यहाँ पर गो होना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पर वेंट होना चाहिए था। इतनी सी बात थी। लेकिन फटाफट जो है सेंटेंस की स्ट्रक्चर को एनालाइज कर लेते हैं। वैन लग गया कंजंक्शन, ही हो गया प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। वाज अरेस्टेड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पासिव स्ट्रक्चर। पैसिव स्ट्रक्चर मतलब एक्शन डन बाई समबडी एल्स, किसके द्वारा किया गया है एक्शन? कौन है वो समवन एल्स? वो है पुलिस। बाई लगाया जाता है प्रीपोजिशन के रूप में डूअर को रिफर करने के लिए, डूअर को रिफर करने के लिए। कौन है डूअर? पुलिस। ये प्रीपोजिशन फ्रेज इस एक्शन का डूअर रिफर कर रही है। इन नवंबर, इन प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया इन नवंबर 2014, जो कि एक डेट लिखी हुई है। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में ना डेट को लिखने की फॉर्मेट होती है, हमें उस फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ब्रिटिश फॉर्मेट की, अगर आप ब्रिटिश फॉर्मेट में किसी डेट को लिखना चाहते हैं, ब्रिटिश स्टाइल में किसी डेट को लिखना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे, पहले सबसे पहले लिखेंगे आप डेट, पहले आप लिखेंगे डे, फिर लिखेंगे आप मंथ, फिर लिखेंगे आप ईयर। यानी कि 15 अगस्त 1947, इस तरीके से। अगर आप इसको इस तरह से लिख देते हैं 15 अगस्त 1947, तो सही तो ये भी है, लेकिन ये इनफॉर्मल कंसीडर किया जाता है। न्यूमरल्स में डेट को लिखना इनफॉर्मल कंसीडर किया जाता है। इस तरह से आपने लिख दिया, हालांकि यहाँ पर भी न्यूमरल्स का यूज किया है, तो ये फॉर्मल कंसीडर किया जाता है। ये फॉर्मल हो गया। आप ऐसे लिख देते हैं कहीं कहीं, ठीक है, ये भी इनफॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अगर आप अमेरिकन स्टाइल में डेट को लिखना चाहते हैं, अगर आप अमेरिकन फॉर्मेट में डेट को लिखना चाहते हैं, या अगर आप अमेरिकन डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे या अमेरिकन फाइल्स पढ़ोगे उठा के, तो अमेरिकन फॉर्मेट में आपको डेट
कुछ इस तरह से मिलेगी फॉर्मेट। क्या है, सबसे पहले लिखेंगे वो मंथ, फिर लिखेंगे वो डे, फिर लिखेंगे वो ईयर। यानी कि आप इसको लिखते अगस्त, पूरा ही लिख देता हूं ना, आप इसको लिखेंगे अगस्त 15, उसके बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद 1947। कोमा लगाया जाता है, कोमा का ध्यान रखना, ये फॉर्मल है। अगर आप इसको न्यूमरल्स की तरह लिख देते हो, अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो 08, 15, 1947, तो सही तो ये भी है, लेकिन ये इनफॉर्मल कंसीडर की जाती है। एक और तरीका है जिस तरीके से आप डेट कर रहा हूं, डेट को लिख सकते हैं, वो है ISO स्टैंडर्ड, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फॉर्मेट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से साइंटिफिक और टेक्निकल कंटेक्स्ट में, टेक्निकल जर्नल्स में, टेक्निकल राइटिंग्स में, आपने कई मैगजीन ऐसी देखी होंगी इसमें साइंटिफिक आर्टिकल्स आते हैं, टेक्निकल आर्टिकल्स लिखा आता है, तो वहां पर डेट को इस तरह से लिखा जाता है, पहले ईयर लिखा जाएगा, फिर मंथ लिखा जाएगा, फिर डे लिखा जाएगा। लेकिन है ये भी इनफॉर्मली, क्योंकि अगर आप लिखोगे 1947, फिर आप लिखोगे 08 अगस्त, फिर आप लिखोगे 15, तो ये हो गया टोटल न्यूमरल्स जो कि इनफॉर्मल आ जाता है। तो इस तरह से आप डेट को लिखा करें, तो उन्होंने सही लिखा है, नवंबर 2014 लिखा है। अब डे स्पेसिफिक नहीं हुआ, डे पता नहीं होगा या पूरे नवंबर की बात की जा रही है, तो उन्होंने डे को एलिमिनेट कर दिया, पहले मंथ को लिखा, फिर लिखा ईयर को, नवंबर 2014। अब यहाँ पर कोमा लगाकर इस क्लोज को जो है अलग कर दिया गया, हिज फॉलोअर्स, इस दूसरी क्लोज का सब्जेक्ट हो गया, वेंट लग गया। अब देखिए ऑन लगा है यहाँ पर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखा है उसके ऑब्जेक्ट रैम्पेज। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो गो ऑन है ये एक फ्रेजल वर्ब भी होती है। गो ऑन एक फ्रेजल वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है टू कंटिन्यू। इंट्रांजिटिव भी हो जाती है, इंट्रांजिटिव भी हो जाती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो जाती है। गो ऑन एक फ्रेजल वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है टू कंटिन्यू। लेकिन क्या यहाँ पे टू गो ऑन एक फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल हुई है? नहीं, गो यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल हुई है, और ये यहाँ पर किसी फिजिकल मूवमेंट को रिफर नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई चल के गया रैम्पेज पर, नहीं, रैम्पेज का मीनिंग क्या है मैं वो अभी बताऊंगा, लेकिन गो यहाँ पर किसी फिजिकल मूवमेंट को रिफर नहीं कर रही है, यहाँ पर वो रिफर कर रही है टू मूव टू डू समथिंग, टू मूव टू डू समथिंग। आपने जो है एक्शन लिया कुछ करने के लिए, या टू स्टार्ट और टू एंगेज इन एन एक्शन। ठीक है, इंगेज होने को, या कोई एक्शन स्टार्ट करने को, या आपने कुछ एक्शंस लिए कुछ करने के लिए। ठीक है, इस तरह के मीनिंग को गो यहाँ पर रिफर कर रही है, मेटाफोरिकल सेंस में यूज हो रही है, किसी फिजिकल मूवमेंट को रिफर नहीं कर रही है। और यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, रैम्पेज के साथ प्रीपोजिशन ऑन यूज किया जाता है। रैम्पेज का मतलब क्या है? रैम्पेज का मीनिंग समझाने के लिए मैंने आपको इमेज लगाई हुई है। रैम्पेज का मीनिंग होता है, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, वैसे भी समझ तो गए हैं, आप हटा सकते हैं इसको। ये रैम्पेज है। यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है? पीपल ऑन अ रैम्पेज। लोग जब वॉयलेंट बिहेव करने लगे, वाइल्ड बिहेव करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे सड़कों पर आकर, तो उसे कहा जाता है रैम्पेज। ठीक है, तो रैम्पेज का मतलब यहां से निकल के आता है वॉयलेंट एंड वाइल्ड बिहेवियर, या वो सिचुएशन, वो इवेंट, वो स्टेट जिसमें लोग ऐसा बिहेव कर रहे हो। लोग हो सकते हैं, कोई और भी ऐसा बिहेव कर सकता है। जैसे आप इस वाले इमेज को देखेंगे, यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये पीपल ऑन अ रैम्पेज। लेकिन आप इसको देखेंगे तो एलिफेंट ऑन अ रैम्पेज, एक हाथी जंगल से निकल के आ गया, तोड़फोड़ कर रहा है, वॉयलेंट हो गया, एग्रेसिव हो गया और वाइल्ड बिहेव कर रहा है, सब कुछ तोड़फोड़ तहस नहस कर रहा है, लोगों को
यहाँ पर भगदड़ मची हुई है, लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं। तो इसको कहते हैं, इस बिहेवियर को कहते हैं रैम्पेज, ये सिचुएशन को, इस इवेंट को कहते हैं रैम्पेज। तो यहाँ पर आपने ऑन प्रीपोजिशन इसके साथ इस्तेमाल करना होता है। गो की जगह वेंट हो जाएगा, ये तो हमने पहले ही पता कर लिया था। वेंट ऑन ए रैम्पेज फॉर 2 वीक्स, 4 प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद लग गया ऑब्जेक्ट, वो ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए। अगर किसी फैक्ट को रिफर कर रहे हो तो पास्ट इंडेफिनिट में भी ड्यूरेशन को लिखा जा सकता है। ये रट्टा मारना छोड़ दें कि ड्यूरेशन अगर आ गई तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। अगर आप किसी फैक्ट को बता रहे हो, किसी फैक्ट को एक्सप्रेस कर रहे हो, जो चीज़ वाकई में ऐसी हुई थी पास्ट में, तो आप ड्यूरेशन के साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लेते हैं। ये हो गया आपका 94, 95 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? द एंग्री मॉब वेंट ऑन ए रैम्पेज, एन लगा हुआ है। रैम्पेज एक ऐसा नाउन है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ है, तो एन तो आना ही नहीं चाहिए था, ए आना चाहिए था। टोस्ड रिक्शाज, ब्रोक ग्लासेस ऑफ व्हीकल्स, पार्क नियर द एरिया एंड डैमेज पुलिस व्हीकल्स। द एंग्री मॉब, मॉब यहाँ पर नाउन हो गया, एंग्री हो गया एडजेक्टिव, इसके लिए द लग गया आर्टिकल इस मॉब के लिए। पूरी नाउन फ्रेज हो गई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर स्कोप नहीं है। वेंट ऑन ए रैम्पेज, फिर से अभी ये पूरी फ्रेज समझाइए, दोबारा नहीं समझाऊंगा। वेंट यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। ऑन आ गया यहाँ पर प्रीपोजिशन, इसके बाद लग गया एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर ये गलती थी, रैम्पेज एक नाउन है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ है। ए आर्टिकल उसके लिए आना चाहिए, एन नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद कोमा लगा दिया गया, टोस्ड द एंग्री मॉब वेंट ऑन अ रैम्पेज। कोमा लगाकर देखें, कोमा लगाया, फिर यहाँ पर कोमा लगाया, ब्रोक को जोड़ा, फिर यहाँ पर एंड लगाया, यानी कि एंड कंजंक्शन के द्वारा इस सब्जेक्ट के 2-3 प्रेडिकेट को जोड़ा जा रहा है, 3 प्रेडिकेट को जोड़ा जा रहा है। एक तो वेंट को, यानी कि इस सब्जेक्ट की 3 वर्ब को जोड़ा जा रहा है, वेंट को, टॉर्च को, ब्रोक को और डैमेज को। कितनी हो गई? 4 हो गई। तो पहले 3 के साथ कोमा लगा दिया, 1 2, पहली वाली 2 के साथ कोमा लगा दिया और बाद वाली को जोड़ दिया एंड कंजंक्शन से। ठीक है, ए बी सी एंड डी, इस तरीके से जोड़ा जा रहा है। तो सब्जेक्ट एक है लेकिन एंड कंजंक्शन ने जोड़ा इन वर्ब को। पहली वाली 2 के साथ कोमा आ गया और बाद वाली के साथ एंड आ गया। वेंट ऑन ए रैम्पेज, टोस्ड रिक्शास। टॉर्च का मतलब यहाँ पर बर्न करने से, जला दिया। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया रिक्शास। फिर दूसरी वर्ब लिख दी, ब्रोक ग्लासेस ऑफ व्हीकल्स। ब्रोक भी यहाँ पर ट्रांजिटिवली यूज हुई है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया। क्योंकि एंड कंजंक्शन से जोड़ रहे हैं तो सिमिलर स्ट्रक्चर में रहेंगी, इसलिए सब जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, टॉर्च में भी ब्रोक में भी। ग्लासेस के बारे में बताने के लिए ऑफ व्हीकल्स आ गया। प्रीपोजिशन फ्रेज, ये प्रीपोजिशन फ्रेज ग्लासेस के लिए आई है तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। पार्क्ड लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के रूप में व्हीकल्स के लिए। व्हीकल्स नाउन है और व्हीकल्स नाउन के बारे में बताने के लिए हमने लगाया पार्क्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुई है और ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। नियर लग गया प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट द एरिया, नियर द एरिया। अब ये नियर द एरिया, ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है नियर द एरिया, ये आई है पार्क के लिए। पार्क है एक वर्ब तो मैं इसको कहूंगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर एंड कंजंक्शन से लास्ट वाली वर्ब जोड़ दी जो कि है डैमेज, जो कि खुद एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। उसके बाद लगा है उसका ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर एक चीज सोचने वाली है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि एडजेक्टिव के रूप में पास्ट पार्टिसिपल क्यों यूज किया, या एडजेक्टिव के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल की तरह क्यों यूज की। वो इसलिए क्योंकि व्हीकल्स को पार्क किया जाएगा। व्हीकल्स किसी को पार्क नहीं करेंगे। हम यहाँ पर पार्किंग भी लिख सकते थे लेकिन पार्किंग लिखना मीनिंगलेस हो जाता, सिंटेक्स के अगेंस्ट हो जाता। क्योंकि अगर हम यहाँ पर पार्किंग लिखते तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता और प्रेजेंट पार्टिसिपल जिस नाउन के लिए लगाए जाते हैं वही नाउन उसका डूअर होते हैं। अगर हम यहाँ पर पार्किंग लिखते तो हम ये कह रहे हैं कि व्हीकल ने किसी को पार्क किया, नहीं, व्हीकल को पार्क किया गया है। एक्शन डन बाय समबडी एल्स है, एक्शन डन बाय समबडी एल्स है तो ये हो गया पैसिव मीनिंग, और पैसिव मीनिंग को कन्वे करता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए हमने उसी को एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया है।
ये हो गया 95, 96 पर चल लेते हैं। The police cut off power supply to street lights for keep the crowd away from the police station। सीधे सीधे अगर सेंटेंस को देखोगे और ध्यान आपका जाएगा तो फॉर एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद लिखा जाता है उसका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कोई नाउन प्रोनाउन हो तो सही है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वर्ब लिखी हो तो वर्ब को नाउन बना दिया जाता है। और वर्ब को नाउन बनाने के दो तरीके होते हैं, पहला तो उसको इन्फिनेटिव बनाया जा सकता है, दूसरा उसको जीरेंड बना दो यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिख दो। अब प्रीपोजिशन के बाद अगर आपको नाउन लिखना है, वर्ब को नाउन बनाना है, तो आप इन्फिनेटिव वाली फॉर्मेट को यूज नहीं करते, क्योंकि इन्फिनेटिव भले सी 2+V1 नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के फंक्शन में आ जाते हैं, लेकिन ये जो टू है ना, ये दिखने में, बोलने में, सुनने में प्रीपोजिशन ही लगता है। तो एक प्रीपोजिशन के बाद दूसरा प्रीपोजिशन जो है मैनर के अगेंस्ट हो जाता है। उस सेंटेंस को लिखने का जो मैनर है, उस लैंग्वेज को लिखने, इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने का जो मैनर है, उसके अगेंस्ट हो जाता है, मैनरेबल नहीं है। इसलिए प्रीपोजिशन के बाद जब भी आप ऑब्जेक्ट लिखें और ऑब्जेक्ट आपको वर्ब मिल जाए, तो वर्ब को नाउन बनाना हो, तो वर्ब को नाउन बनाने के लिए आप उसको जेरेंड फॉर्म में लाएं, यानी कि यहाँ पर कीप नहीं कीपिंग हो जाएगा। ये यहाँ पर गलती थी। सेंटेंस की स्ट्रक्चर तो आसान है, फिर भी समझा देता हूं। द पुलिस, पुलिस यहाँ पर नाउन हो गया यानी कि सब्जेक्ट, कट ऑफ। अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म कंसीडर करोगे इसे, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म भी कंसीडर कर सकते हैं पुलिस को अगर आप प्लूरल नाउन माने तो। पुलिस क्या है, एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जिसको आप प्लूरल नाउन की तरह यूज करते हो, और प्लूरल नाउन की तरह यूज करते हो तो आप इसके साथ कट्स लगा नहीं सकते थे। लेकिन अगर आप इसको पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंसीडर करोगे तो कट्स लगा नहीं सकते थे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी सही है। अगर आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में कंसीडर करोगे तो आप ये कहोगे कि कट जो है सेकंड फॉर्म में, एक्चुअली में कट की सेकंड फॉर्म कट ही होती है, थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है, कटेड नहीं देखा होगा आपने कहीं। तो यहाँ पर दोनों ही इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। आप इस वर्ब की फॉर्म को या वर्ब के टेंस को और फॉर्म को प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इंटरप्रेट करेंगे तो आप ये कहेंगे कि सर पुलिस एक प्लूरल कलेक्टिव नाउन है, इसलिए हमने उसके साथ कट ऑफ यूज किया है, कट्स ऑफ नहीं लगाया। पास्ट इंडेफिनिट में आप कहेंगे कि सर हमने कट की सेकंड फॉर्म को लगाया है, क्योंकि कट की सेकंड फॉर्म भी कट ही होती है, तो इसलिए हमने कट ऑफ लिखा। दोनों इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। ऐसा कई बार आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा। द पुलिस कट ऑफ, अब ये है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब। क्या कट ऑफ किया? पावर सप्लाई। सप्लाई नाउन हो गया, पावर उस नाउन के लिए एडजेक्टिव हो गया, और ये पावर सप्लाई ऑब्जेक्ट बन गया इस ट्रांजिटिव वर्ब का। पावर सप्लाई टू स्ट्रीट लाइट्स, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। अब देखिए टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है रिसिपिएंट को रिफर करने के लिए, यानी कि जो पावर सप्लाई है इसका रिसिपिएंट कौन थी? स्ट्रीट लाइट्स। तो इस प्रीपोजिशन टू स्ट्रीट लाइट्स, ये जो प्रीपोजिशन है ये पावर सप्लाई के रिसिपिएंट को रिफर कर रही है टू प्रीपोजिशन का यूज करके। फोर लगाया जाता है प्रीपोजिशन के रूप में पर्पस को रिफर करने के लिए। हमारा कट ऑफ करने का पर्पस क्या था? कीपिंग द क्राउड अवे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। तो उस पर्पस को रिफर करने के लिए हमने फोर प्रीपोजिशन लगाया, उसके बाद लिखा उसका ऑब्जेक्ट कीपिंग, जो कि हमारा पर्पस है। कीपिंग अब आ तो गया जीरेंड फॉर्म में, लेकिन जीरेंड होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर नॉन फाइनाइट वर्ब होता है तो अपने वर्ब के एट्रीब्यूट को यूज करेगा, और वर्ब का एट्रीब्यूट चेक किया कीप में तो वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है। अवे प्रीपोजिशन लगा दिया डिस्टेंट को रिफर करने के लिए, कि कोई चीज़ अगर हम कहते हैं कि कोई, ये हमारा पुलिस स्टेशन है, ये हमारा पुलिस स्टेशन है, तो क्राउड को इससे डिस्टेंस पे रखने के लिए हम क्या लगाएंगे? अवे, अवे फ्रॉम समथिंग, अवे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। अवे को हमने एक्चुअली में एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया है, एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया है। ये रिफर करता है अ लॉन्ग डिस्टेंस को, या किसी डिस्टेंट प्लेस को, किसी ऐसे प्लेस को जो दूर हो। फ्रॉम हमारा प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद हो गया उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अवे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, अवे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, और अवे मतलब दूर। तो ये हो गया आपका 96। गलती थी इसमें, कीप का कीपिंग कर देना चाहिए था।
ठीक है, इसी तरह से जो है इस अप्रोच को आप जरा फॉलो करो, 200-400-500 सेंटेंस इस अप्रोच से लगा लो, डर रहेगा ही नहीं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, गलतियां करोगे ही नहीं। आप ये करके तो देखो। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।